नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पटेल सर आपका टारगेट एकेडमी छतरपुर में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्री का एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ज्योमेट्री का जहां से उसकी उत्पत्ति होती है वहां से मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कल बिंदु के बारे में बताया था कि बिंदु क्या होता है। तो बिंदु दोस्तों मैंने आपको बताया था एक ऐसा वृत्त होता है जिसको पेन की नोक की सहायता से बनाया जाता है, जिसकी ना तो लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है। इसके बाद मैं आपको रेखा को बता चुका था। मैंने आपको बिंदु बता दिया था। मैंने आपको रेखा बताई थी कि रेखा जो होती है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और जिसमें हम इसको दोनों तरफ कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। इसकी लंबाई तो होती है परंतु इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। इसमें चौड़ाई नहीं होती है, ना ही इसकी मोटाई होती है। हम बिंदु पढ़ चुके थे, हम रेखा पढ़ चुके थे, इसके साथ ही हम किरण पढ़ चुके। मैंने एक बात और बताई थी कि जो रेखा होती है दोस्तों उसमें दो अंत बिंदु होते हैं। जो रेखा होती है उसमें एक भी अंत बिंदु नहीं होता। क्योंकि हमें इसमें पता नहीं है इसका लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा। इसको हम आगे पीछे कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। और मैंने आपको बताया था रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, परंतु यदि रेखा की लंबाई को हम निश्चित कर दें, रेखा की लंबाई को हम सीमित कर दें, लिमिटेड कर दें, तो वह रेखा रेखाखंड बन जाती है, ना कि वो रेखा कहलाती है। तो रेखाखंड क्या है? यदि रेखा की लंबाई को निश्चित कर दिया जाए तो वो क्या होता है? रेखाखंड होता है। और रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, इसका लास्ट पॉइंट भी होता है और स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। इसके बाद मैंने आपको बताई थी किरण यानी रे। किरण के बारे में मैंने आपको बताया था किरण एक ऐसी रेखा है जिसका केवल एक ही अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु नहीं होता। हमें ये पता नहीं है कहाँ तक जाएगी, लेकिन हमें ये पता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्टार्ट यहाँ से हो रही है। तो दोस्तों मैंने आपको किरण के बारे में भी बताया था। तो मैं कल के वीडियो में इतनी परिभाषाएं बता चुका था और मैंने आपको बताया था इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अब आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे हम इस पे चर्चा करते हैं कि संरेख बिंदु क्या है, कोलिनियर पॉइंट क्या है, असंरेख बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है, और साथ में आपका प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। मैंने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लिख दी है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनको भी परफेक्ट समझ में आएगा। अब देखते हैं हम संरेख बिंदु क्या है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बेटा याद रखिए, संरेख बिंदु का मतलब है कि तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर होते हैं तो ऐसे बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं। याद रखना मिनिमम 3 होंगे, वो 3 से अधिक भी हो सकते हैं। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 से अधिक कितने भी कर सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं होंगे। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर होते हैं तो ऐसे बिंदु हमारे क्या कहलाएंगे? ऐसे बिंदु हमारे संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसा कि इससे भी हमें पता चलता है, संरेख का मतलब होता है जो एक समान रेखा पर हों, जो एक ही रेखा पर हों, ऐसे बिंदु हमारे क्या कहलाएंगे? ऐसे बिंदु हमारे संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। याद रखिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो कहेगा कि संरेख बिंदुओं से मिलकर क्या बनेगी। 3 यदि संरेख बिंदु हैं तो उससे मिलकर क्या बनेगी? तो दोस्तों उससे मिलकर रेखा बनेगी। क्योंकि हमें पता है ये संरेख बिंदु किस पर होते हैं? एक ही रेखा पर होते हैं। तो संरेख बिंदुओं से मिलकर एक रेखा का निर्माण हो सकता है। अब हम बात करते हैं असंरेख बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट। असंरेख बिंदु क्या होते हैं? तो दोस्तों याद रखिए, जैसा नाम से पता चल रहा है, असंरेख मतलब जो असमान हो रेखा से, जो रेखा के इधर उधर हो, ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु कहेंगे। याद रखना, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर ना हो तो ऐसे बिंदु क्या कहलाएंगे? हमारे ऐसे बिंदु असंरेख बिंदु कहलाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो भी मैंने बिंदु लिखे हैं ये एक ही रेखा पर नहीं है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे हैं। तो इन बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? ऐसे बिंदुओं को हम असंरेख बिंदु कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? असंरेख बिंदु यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि असंरेख, यदि 3 असंरेख बिंदु हों तो क्या 3 असंरेख बिंदुओं से एक रेखा बनाई जा सकती है? तो याद रखिए 3 असंरेख बिंदुओं से रेखा
नहीं बनाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं तो 3 आसनरेख बिंदुओं से मिलकर क्या बना सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, यदि 3 आसनरेख बिंदु हैं तो इन 3 आसनरेख बिंदुओं से मिलकर हम एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज पर मैंने क्या कर दिया, 3 आसनरेख बिंदु कर दिए। हम त्रिभुज बना सकते हैं, चतुर्भुज बना सकते हैं, पंचभुज बना सकते हैं, यानी जो आसनरेख बिंदु होते हैं उनसे मिलकर हम त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज कुछ भी बना सकते हैं, याद रखना। और संरेख से मिलकर क्या बनाते हैं, रेखा। आसनरेख से अगर 3 आसनरेख हैं तो त्रिभुज, 4 आसनरेख हैं तो चतुर्भुज बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद बिंदु। आपको दोस्तों याद होगा कल मैंने आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ाई थी, इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ाई थी। प्रतिच्छेदी रेखाएं मैंने आपको बताया था ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। याद रखना दोस्तों, तो ये दोनों रेखाएं जो हैं ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक्स, वाई और एम और एन। अगर मैं कहूं कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, तो जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इस बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा, संरेख, आसनरेख और इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु। तो जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। याद रखिए। अब हम लगभग इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि रेखा के बारे में हमें और क्या पढ़ना है, रेखा में और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। रेखा दोस्तों याद रखिए, रेखा यानी लाइन। रेखा में हम कितने प्रकार की रेखाओं को पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा समझना ध्यान से। इसमें हम 5 प्रकार की रेखाएं पढ़ सकते हैं। कितने टाइप की पढ़ सकते हैं हम, इसमें हम 5 प्रकार की रेखाएं पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता हूं। जैसे पहला हो जाएगा आपका वक्र रेखा। कौन सी रेखा, वक्र रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कर्व लाइन। क्या बोला जाता है दोस्तों, कर्व लाइन, CURVELINE, कर्व लाइन। दूसरी रेखा होती है आपकी, एक होती है वक्र, दूसरी होती है सरल रेखा। क्या होती है, सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट लाइन। तीसरी होती है आपकी संगामी रेखाएं। क्या होती हैं, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं यानी कॉन्स्यूरेंट लाइन, कॉन्स्यूरेंट लाइंस, संगामी रेखाएं। चौथी होती हैं आपकी समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। पांचवी होती है आपकी तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा यानी इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, तिर्यक रेखा को बोल सकते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। याद रखिए क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रांसवर्सल लाइन। ये रेखा के ही पार्ट हैं। अब हम इस पर एक एक करके चर्चा करते हैं कि वक्र रेखा क्या है, सरल रेखा क्या है और संगामी रेखा क्या है। इस पर हम बात करते हैं। याद रखना दोस्तों, ये ज्यामिति का बेसिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसको बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तो ज्यामिति तो आपकी शुरुआत से ही जान लेती आ रही है, आपको कभी समझ में नहीं आई है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगी। बस रेगुलर देखने पड़ेंगे, सिस्टमेटिक वीडियो देखने पड़ेंगे। कोई ऐसा नहीं चौथा वीडियो उठा के डायरेक्ट ज्यामिति का देखने लगे और सोचे उसको समझ में आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। अब हम देखते हैं वक्र रेखा। दोस्तों वक्र रेखा का मतलब होता है एक ऐसी रेखा जो अपनी एक सीधी लाइन में नहीं होती है, ये हमेशा ऊपर नीचे बढ़ती है। तो ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे, वक्र रेखा कहेंगे या कर्व लाइन कहते हैं। ये एक रेखा का ही
पार्ट है। वक्र रेखा का मतलब होता है जो एक सीधी लाइन में ना जाए, जो अपने एक निश्चित दिशा में ना जाए, ये ऊपर नीचे करके हुए जाए, तो ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे? वक्र रेखा कहेंगे। सरल रेखा, सरल का मतलब बहुत सीधा सा, जो बिल्कुल सीधी रेखा में चली जाए, तो ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे? सरल रेखा कहेंगे, स्ट्रेट लाइन कहेंगे। अब तीसरी आती है आपकी संगामी रेखाएं। इसको ध्यान से समझना। संगामी रेखाएं जो होती हैं वो एक रेखा से मिलकर नहीं होती हैं। संगामी रेखाओं की परिभाषा होती है जिसमें 3 या 3 से अधिक रेखाएं, याद रखना दोस्तों, जिसमें 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वो सभी रेखाएं संगामी रेखाएं, कॉन्सोनेंट लाइन कहलाती हैं। कितनी रेखाएं दोस्तों? 3 या 3 से अधिक, मिनिमम 3 होना चाहिए। क्यों? 3 से कम होंगी, 2 होंगी तो प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। भैया 3 होंगी मिनिमम तो ही होंगी वो संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होंगी आपकी? जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं ABCDE और F, ये 3 रेखाएं मैंने ले ली। ये तीनों रेखाएं 3 से अधिक भी हो सकती हैं लेकिन 3 से कम नहीं। तो जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं, कॉन्सोनेंट लाइन कहते हैं। इंग्लिश भी इसकी याद रखना, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, त्रियक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं और त्रियक रेखा क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों मैंने बता दिया, वक्र रेखा जो एक वक्र की तरह चलती है, ऊपर नीचे जाती है, अपनी एक ही निश्चित डायरेक्शन में तो जाए लेकिन ऊपर नीचे करते हुए जाए, वक्र के रूप में जाए, सर्पिलाकार रूप में जाए, तो ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे? वक्र रेखा। जो सीधी रेखा में जाती है वो आपकी सरल रेखा होती है। और संगामी रेखा यानी कॉन्सोनेंट लाइन क्या होती हैं? जिसमें एक ही बिंदु से कम 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजर जाएं तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएंगी? हमारी संगामी रेखाएं, कॉन्सोनेंट लाइन कहलाएंगी। और इस बिंदु को हम संगमन बिंदु कहते हैं, जहां से ये तीनों लाइनें एक साथ गुजरती हैं, 3 से ज्यादा भी गुजर सकती हैं। अब हम बात करते हैं समांतर रेखाएं और त्रियक रेखा। इसको हम थोड़ा बहुत अच्छे से समझेंगे, इसको मिटाने की जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं दोस्तों समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइन। समांतर रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में आपको समझना है। समांतर रेखाएं इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। इसके बारे में हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे कोण बनते हैं, क्वेश्चन भी इससे डायरेक्ट उठा लेता है, याद रखना। देखें दोस्तों, जैसा कि इसका नाम दिया गया है समांतर रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे के समान अंतर पर गुजरे। जैसे समांतर का मैं संधि विच्छेद कर दूं अगर, तो इसका मतलब क्या है? समान अंतर। ऐसी 2 रेखाएं जो समान अंतर पर गुजरे। समान अंतर का मतलब है जिसमें दोनों के बीच की दूरी हर जगह समान हो। रेखाएं समान हो चाहे ना हो, लेकिन इनके बीच का ये जो गैप है ये हर बिंदु पर कैसा होना चाहिए? ये समान होना चाहिए। तभी हम ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं कहेंगे। तो मैंने एक L मान ली और दूसरी M मान ली। याद रखना दोस्तों, यदि रेखाएं समांतर हैं तो वो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ऐसी रेखाएं सीधे अनंत पर प्रतिच्छेद करेंगी, इस बात का विशेष ध्यान देना। समांतर रेखाएं क्या है? ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे से समान अंतर पर गुजरे। अच्छा दोस्तों बताइए, क्या ये भी समांतर होंगी? दोस्तों क्या ये भी समांतर हैं? बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इनके जो बीच का डिफरेंस है ये हर जगह समान होना चाहिए, रेखाएं समान हो चाहे ना हो। समांतर का मतलब समझ पाए? समांतर का मतलब है दोनों रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए? वो हमारा समान होना चाहिए। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर
इक्वल होना चाहिए, तभी ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहेंगे। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं क्या ये रेखाएं समांतर हैं, क्या ये दोनों रेखाएं समांतर हैं? दोस्तों आप क्या कोई भी बता सकता है कि यहाँ पर अंतर कुछ और है, यहाँ पर इनका डिफरेंस कुछ और है, यहाँ पर डिफरेंस कुछ और है, यहाँ पर डिफरेंस कुछ और है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं हैं। ये दोनों रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? असमांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? असमांतर रेखाएं हैं, नॉन पैरेलल हैं। याद रखिए, तो जो समांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती, अनंत पर काटती हैं। अनंत पर काटने का मतलब है कहीं नहीं काटती। लेकिन जो असमांतर रेखाएं हैं वो आगे, जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित है वो आगे बढ़ करके एक दूसरे को क्या कर देंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी, एक दूसरे को काट देंगी। तो ये दोनों रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी? ये दोनों रेखाएं हमारी असमांतर कहलाएंगी। और ये दोनों क्या कहलाएंगी हमारी? ये दोनों रेखाएं समांतर कहलाएंगी। इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन देता है कि दोस्तों बताइए निम्न में से कौन सा एक समांतर रेखाओं का उचित उदाहरण है। अब वो ऑप्शन दे देगा। तो हम बात करते हैं समांतर रेखाओं के उदाहरण, एग्जाम्पल। तो आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताइए मुझे, बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारी रेल की पटरियां होती हैं, रेल की पटरियां होती हैं वो एकदम समांतर होती हैं, कहीं भी उनमें 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस अलग नहीं मिल सकता। हर जगह पटरियों पर दूरी एक जैसी रहेगी, दोनों पटरियों का डिफरेंस एक जैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक जैसा नहीं होगा तो निश्चित है उस पर ट्रेन चलाना असंभव होगा। इसलिए अगर कोई कहता है कि समांतर रेखाओं का सबसे अच्छा उदाहरण बताइए, तो समांतर रेखाओं का सबसे अच्छा उदाहरण है ट्रेन की पटरियां, रेल की पटरियां। अब और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे दोस्तों इस व्हाइट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो, तो बोर्ड के किनारे आपने देखा होगा इस बोर्ड में जो भी किनारे हैं वो एक इक्वल है। ये वाला किनारा इस वाले किनारे के इक्वल है, नीचे वाला ऊपर वाले के इक्वल है। तो बोर्ड के किनारे ये भी एक अच्छा उदाहरण है। आपने कभी ऐसा बोर्ड नहीं देखा होगा कि ऊपर इसकी लंबाई यहाँ तक हो और नीचे इसकी लंबाई यहाँ तक हो। तो एक एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं आपको मौखिकली बताता हूँ। सबसे अच्छा है रेल की पटरियाँ, फिर बोर्ड के किनारे और किताब के किनारे, आपके दरवाजे के किनारे, आपके खिड़कियों के किनारे, ये सभी के सभी आपके क्या हैं? समांतर रेखाओं के उचित उदाहरण हैं, सबसे परफेक्ट उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन जब भी बनेगा तो ऐसे ही पूछेगा, बताइए निम्न में से कौन सा एक समांतर रेखाओं का उचित उदाहरण है। तो आपको वहाँ पहचान लेना है, ये बहुत ही आसान है। अब मैंने आपको बात बता दी है कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं। अनंत पर काटने का मतलब कहीं भी नहीं काटती। असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब हम बात करते हैं तिर्यक रेखा की। किसकी बात करते हैं हम? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? देखिए हम बात करेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। दोस्तों तिर्यक रेखा क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, याद रखना जब भी कोई भी दो समांतर रेखाएं हों, या असमांतर भी ले सकते हैं हम, समांतर भी ले सकते हैं, असमांतर भी ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि समांतर होने के लिए इन दोनों की लंबाई जब बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन इनका अंतर समान होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी हम दो समांतर रेखाओं को ले लें और इन दो समांतर रेखाओं में एक ऐसी ही रेखा खींचें जो दोनों समांतर रेखाओं को काटती हो अलग अलग बिंदुओं पर, तो ऐसी ही रेखा हमारी क्या कहलाती है? एक तिर्यक रेखा कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा क्या है? जो
दो रेखाओं को, चाहे वो समांतर हो चाहे वो असमांतर हो, ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, ऐसी रेखा हमारी तिर्यक रेखा कहलाती है, ट्रांसवर्सन लाइन कहलाती है। इसको आपको अच्छे से समझना है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब हम बात करते हैं कोण। किसकी बात करना है हमें? कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल, कोण। देखिए दोस्तों, कोण का मतलब है जब भी हम दो रेखाओं को, याद रखना, जब भी हम दो रेखाओं को या दो किरणों को एक साथ मिलाते हैं, जब भी दो रेखाओं या दो किरणों को एक साथ मिलाते हैं तो उनके मिलने से उनके बीच में जो भी झुकाव उत्पन्न होता है, जो भी झुकाव उत्पन्न होता है, उस झुकाव को ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जब भी दो रेखाओं को या दो रेखाएं हों, दो किरणें हों, दो रेखाखंड हों, जब भी हम इनमें से किन्हीं को भी दो को मिलाते हैं तो उन दोनों के मेल से जो भी उनके बीच में झुकाव उत्पन्न होता है, इस झुकाव को ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोई डाउट दोस्तों? मुझे आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप इसको नोट कर लीजिए। देखें दोस्तों, अभी हमने रेखाओं के बारे में पढ़ा, रेखाओं की परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कोण, एंगल। कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा जितने कोण मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और ये ज्यामिति की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में पता होगा तभी हमसे ज्यामिति आगे चल के बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको सरल बनाने के लिए मैंने कोण को दो भागों में बांट दिया। एक होता है डिग्री के आधार पर और दूसरा होता है हमारा भुजाओं के आधार पर। यानी डिग्री के आधार पर कोण कौन से होते हैं, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। भुजाओं के आधार पर कौन से होते हैं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो भुजाओं के आधार पर कोण है, इनका यूज जो है वो पूरी ज्यामिति में रेखा एवं कोण में होता है, तभी हम जाके किसी भी अननोन वैल्यू को निकाल पाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डिग्री के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं, वो मैंने आपको लिख दिए हैं। एक दो कोण और हैं जो यहाँ जगह ना बचने के कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहला होता है हमारा जीरो एंगल, शून्य कोण। जीरो एंगल का मतलब होता है दोस्तों ऐसा कोण जो कितने डिग्री का हो, 0 डिग्री का हो। ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? शून्य कोण कहा जाता है, जीरो एंगल कहा जाता है। इसको हम बना नहीं सकते हैं, केवल हम बता सकते हैं कि ऐसा कोण जिसका मान कितना हो, 0 डिग्री हो, कौन सा कोण कहलाएगा? हमारा शून्य कोण कहलाएगा। अब हम बात करते हैं समकोण। आपने नाम बहुत सुना होगा समकोण, यानी राइट एंगल। समकोण क्या होता है दोस्तों? तो समकोण का मतलब होता है ऐसा कोण जिसका मान फिक्स 90 डिग्री हो। ऐसा कोण जिसका मान कितना हो? जिसका मान फिक्स 90 डिग्री हो। तो ऐसा कोण हमारा कौन सा कोण होगा? ऐसा कोण हमारा समकोण होगा, राइट एंगल होगा। याद रखना, इसमें दो भुजाएं जो होती हैं वो एक दूसरे पर लंबवत काटती हैं। याद रखिए, ये दोनों भुजाएं क्या हैं? एक दूसरे पर लंबवत है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसे कोण को यहाँ पर हम क्या कहेंगे? कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। याद रखना, कहीं भी कोई सी भी रेखा हो, जब उस रेखा पर हम एक सीधी रेखा डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, तो वो लंब हमेशा उस रेखा के दोनों तरफ समकोण बनाता है। तो याद रखिए, समकोण का मतलब समझ में आ गया कि ऐसा कोण जिसका मान कितना हो? 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। अब हम बात करते हैं न्यून कोण। दोस्तों, न्यून कोण क्या होता है? तो ऐसा कोण जिसका मान 0 से तो बड़ा हो, जिसका मान 0 से क्या हो?
बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कैसा हो, छोटा हो, तो ऐसा कोण आपका क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। देख सकते हैं जिस तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला रहता है उस तरफ बड़ा माना जाता है। देखो 0 से बड़ा है थीटा, 90 से छोटा है। तो अगर बात करते हैं कि न्यून कोण क्या है, तो न्यून कोण का मतलब है ऐसा कोण जो 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसा कोण हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अब हम बात करते हैं अधिक कोण की। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है दोस्तों ऐसा कोण, ऐसा कोण, ऐसा कोण जो 90 से तो बड़ा हो, 90 से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कोण आपका क्या कहलाएगा, ऐसा कोण आपका अधिक कोण कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा दोस्तों, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ये बनाया है, मैं और कहीं भी बना सकता हूँ, यहाँ पर भी बना सकता हूँ, ये मैंने इसे बना दिया। यहाँ पर थीटा है, थीटा जो है वो 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 से क्या है, छोटा है। तो ऐसा कोण हमारा क्या कहलाएगा, ऐसा कोण हमारा अधिक कोण कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। तो याद रख लेना, ऐसा कोण जो 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, तो ऐसा कोण ही हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं सरल रेखीय कोण की, या रिजु कोण भी बोल सकते हैं, सरल कोण या रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। ये बहुत आसान है, हमने सरल रेखा पढ़ी है दोस्तों, याद रखना। अभी हमने ये पढ़ा, ये 90 डिग्री का कोण था, इस 90 से थोड़ा सा बड़ा कर दो तो 90 से बड़ा, 180 से छोटा, तो ये कौन सा कोण पढ़ा था हमने, अधिक कोण पढ़ा था। लेकिन जब इस रेखा को बिल्कुल सीधा मिला दिया जाता है दोनों के साथ, जब ये दोनों रेखाएं बिल्कुल एक ही लाइन में आ जाती हैं, तो याद रखना ऐसा कोण आपका क्या कहलाता है, सरल कोण या रिजु कोण कहलाता है, या हम बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल कहलाता है। इसका मान दोस्तों कितना होता है, इसका मान हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये आपका कौन सा हो गया, ये समकोण हो गया, ये आपका न्यून कोण हो गया, ये आपका अधिक कोण हो गया, ये आपका क्या है, सरल कोण हो गया, सरल कोण या रिजु कोण। अब हम बात करते हैं बृहत कोण या पूर्वयुक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, या इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्स एंगल। तो दोस्तों बृहत कोण या पूर्वयुक्त या प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, याद रखना, इसके बारे में आपको बताता हूँ। जब 0 पे थे तो 0 डिग्री का, 0 से थोड़ा सा कम था, 0 से थोड़ा आगे बढ़े, 0 और 90 के बीच में पहुंचे तो कौन सा, न्यून कोण हो गया। फिक्स 90 पे पहुंचे तो समकोण हो गया, 90 से आगे बढ़े तो अधिक कोण हो गया, अधिक कोण से आगे बढ़े तो सरल कोण हो गया। सरल कोण से आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो अभी तो ये रेखा सीधी लाइन में आई थी, अब ये रेखा कहाँ जाएगी, अब ये रेखा नीचे जाएगी, और जब ये रेखा नीचे जाएगी तो कोण ये बनेगा, और यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वो हमेशा 180 से अधिक होगा और 360 से कम होगा। यानी अगर हम बात करते हैं प्रतिवर्ती का मतलब क्या है, प्रति का मतलब अपोजिट, अपोजिट का मतलब है अभी जो ये रेखा सीधी ऊपर की तरफ जा रही थी, अब वो रेखा नीचे की तरफ जाएगी, और जब नीचे की तरफ जाएगी तो वह आपका प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। इसका मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ सीधी लाइन में तो 180 था, 180 से ज़्यादा होगा लेकिन 360 से कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। जब ये रेखा घूम करके डायरेक्ट इसी रेखा में मिल जाएगी, यहाँ से घूम करके डायरेक्ट यहीं मिल जाएगी, तो ये एक वृत्त बन जाएगा, और वृत्त बन जाएगा तो ये कहलाएगा आपका संपूर्ण कोण, और इसका मान होता है हमारा 360 डिग्री, 360 डिग्री। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ।
0 डिग्री का कोण शून्य कोण कहलाता है, 90 डिग्री का कोण हमारा समकोण कहलाता है। अब 0 से थोड़ा सा आगे चलो, 90 से छोटा। जैसे अगर मैं कहूँ 75 डिग्री का कोण है तो ये 75 डिग्री का कोण कौन सा है? न्यून कोण हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि 0 से तो बड़ा है और 90 से क्या है? छोटा है। तो ऐसा कोण कौन सा है? न्यून कोण हो जाएगा। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। अब हम बात करेंगे अधिक कोण। अधिक कोण की बात करते हैं तो इसमें क्या है? 90 से आगे निकल जाए और 180 से पीछे रह जाए, यानी 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, तो ऐसा कोण हमारा कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। अब हम बात करते हैं सरल कोण या अच्छा, अगर मैं पूछ लूँ कि 120 डिग्री का कोण है, कौन सा कोण है? तो दोस्तों 90 से अधिक है तो अधिक कोण है, 180 से कम है। तो याद रखना 90 से एक पॉइंट भी अधिक हो जाए ना तो वो अधिक कोण आएगा। अगर मैं कहूँ आपका 0 से 0.1 भी ले लूँ तो वो आपका न्यून कोण आएगा। याद रखना, इसको बहुत अच्छे से समझना। हम बात करते हैं बृहत कोण, पूर्वयुक्त कोण। तो अब हम देखेंगे 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण का मतलब जो पूरा चक्कर लगा ले, एक वृत्त बना दे, तो ऐसा कोण हमारा कौन सा कोण कहलाएगा? संपूर्ण कोण कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे और इसके 2 कोण और रह गए हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और पेपर में सबसे ज़्यादा वही पूछे जाते हैं, इसलिए उनको मैं एकदम नए वीडियो में पढ़ाऊंगा और स्टार्टिंग भी हम वहीं से करेंगे। कल मैं इसके बाद इसी डिग्री वाले 2 कोण बताऊंगा जो पेपर में बहुत आते हैं, मैंने भी उनको कई एग्जाम में देखा है। तो कल का वीडियो आप मत भूलना, याद रखना। और मैं बार बार कहता हूँ ज्यामिति से आपका डर छूट जाएगा, गारंटी है मेरी। आप बस वीडियो को डेली देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।